अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो एक पॉडकास्ट है और आज हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, तो चलिए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बेटे, आप क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चलिए थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए आपके बारे में। मेरा नाम शहजाद इकबाल है और मैं इस वक्त नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं वहाँ पे बीबीए का प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में मैंने तकरीबन 10 साल जो है वो सर्व किया है और उससे पहले कुछ अरसा मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी में काम किया है। पीएचडी मैंने पाकिस्तान से की है और एमफिल मेरा जो है वो यूके से है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड है ग्लासगो में, वहाँ से किया था। और उससे पहले मैंने मास्टर और ग्रेजुएशन जो है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है। तो ये मेरा थोड़ा सा तारुफ है। और रिसर्च और इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। तो आई होप आपसे अच्छी फ्रूटफुल गपशप होगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह सर ज़रूर होगी और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास आए हैं। कुछ जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स अभी रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो आपसे कहा है कि मैं सवाल करूँ कि ऑनलाइन रिसर्च कैसे की जा सकती है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है बिल्कुल भी उनको स्पेयर नहीं कर रही स्टूडेंट्स को। बेटे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। असल में रिसर्च जो है डिपेंड करता है आप कौन सी रिसर्च करना चाह रहे हैं। दो टाइप हम आमतौर पे बताते हैं कि या तो आप प्राइमरी डाटा यूज़ करते हैं या फिर आप सेकेंडरी डाटा जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी डाटा के इस्तेमाल की, हम बात कर रहे हैं एक्चुअली बिजनेस की या सोशल साइंसेज की रिसर्च की हम बात कर रहे हैं। जी, जी। अगर तो हम बात करें कि जो सेकेंडरी डाटा की बेस पे जो रिसर्च होती है वो आमतौर पे फोरकास्ट या करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए होती है, तो वो कोई उसमें इशू नहीं है कि आप किसी भी जगह पे एक कमरे में बैठ के डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आजकल डाटा बैंक्स अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी वो सोर्सेज जो हैं वो ले सकते हैं। जो आपके इंडिकेटर्स हों उनके आप डाटा जो है वो ईयर वाइज मंथली अवेलेबल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या आप उनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए वैसे तो मैनुअल भी अवेलेबल होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स के। यूट्यूब पे आजकल वीडियोस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि फेस टू फेस जो आप लर्निंग करते हैं सॉफ्टवेयर्स के हवाले से वो थोड़ी सी कन्वीनियंट होती है। जबकि अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं या आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी जो रिसर्च है प्राइमरी रिसर्च है, प्राइमरी डाटा जिसके लिए हम यूज करते हैं, ये इसमें क्वेश्चनर जो है वो उसके थ्रू हम आमतौर पर डाटा कलेक्ट करते हैं या सम टाइम हमने कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन वगैरह करवानी होती है। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। वजह यह है कि ज़ूम पे अब आपको लोगों की अवेलेबिलिटी लेनी है या मीटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कहीं पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक है, किस जगह पे नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो एक थोड़ा-सा मुश्किल काम है और शायद हमारे यहाँ रिसर्च का कल्चर वैसा नहीं है, तो लोग उसको उतना सीरियसली ऑप्ट भी नहीं करते। दूसरा जो है जो जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं, पूरा क्वेश्चनेयर है, उसमें ये प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है कि आप बाहर निकल के डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते। तो आजकल सोशल मीडिया ने काम काफ़ी आसान कर दिया। आप जैसे बड़े एक्टिव बच्चे मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, तो फिर ये है कि उनकी हेल्प ली जा सकती है। आप कंपनीज़ को ईमेल करें। इसी तरह गूगल फॉर्म के अंदर आपके पास फैसिलिटी होती है, आप अपना पूरा क्वेश्चनेयर गूगल फॉर्म पे बनाएँ और उसके बाद उसका लिंक जो है वो कंसर्न लोगों को सेंड कर दें। तो रिस्पॉन्स रेट तो कोई बहुत अच्छा नहीं होता, पुअर होता है, बट एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर गेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं रहता कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो रिलेटिवली कम होता है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो ऐसे हालात में ये भी एक ब्लेसिंग है। तो ये 2 तरीके हैं जो आजकल हम कर रहे हैं। और
मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो जिस बच्चे को या जिस भी स्टूडेंट को, एकेडमिशियन को रिसर्च करनी है, उसको इन दिनों ज़रूर अपने आप को इंगेज रखना चाहिए। उसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि वो खुद भी थोड़ा सा उनके साथ टच रहेगा, चीज़ें जो हैं वो उस अपनी उसकी जो बिजीनेस है वो बेहतर रहेगी। और दूसरा ये कि ऐसे हालात में आप सम टाइम बहुत अच्छी रिकमेंडेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि सोसाइटी के लिए ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर बड़ी फ्रूटफुल होती हैं। जी जी। सर आपने बात की इंटरनेट कनेक्टिविटी की, ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि हमारे ये सिस्टम ही नहीं डेवलप किया गया कि ऑनलाइन एजुकेशन का कोई इससे पहले कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन होगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट इस तरह से नहीं बनाए गए पाकिस्तान में। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि किस तरह से जो जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स जो है इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मतलब जब वैसे दुनिया में जब भी कभी कोई ऐसी मुसीबत आती है, कोई ऐसी डिजीज आ जाती है, तो मेंटली या फिजिकली लोग प्रिपेयर नहीं होते, पता नहीं है ये सर्टेन इवेंट्स होते हैं। हाँ, अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजिकली हमने अपने आप को तैयार किया हुआ था या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बल्कि मेजॉरिटी शायद यूनिवर्सिटीज में जो पोर्टल हैं वो भी शायद उतने एक्टिव नहीं हैं जितने एक्टिव होने चाहिए। जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है वो भी कम है। तो इन हालात में हमने कुछ चीज़ें सीखी, एक दूसरे से कुछ सीखी, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से सीखी। तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह ये थी कि हमें आइडिया नहीं था कि किस तरह से इसको लेके चलेंगे। सम टाइम हम कुछ लिंक जो है वो बच्चों को भेज रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद कुछ मीटिंग्स हुई तो हमें पता चला कि कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं, जैसे मीटिंग का सॉफ्टवेयर एक अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके अलावा ये जूम है। तो ये बड़े अच्छे जो हैं वो सॉफ्टवेयर हमें मिल गए, जिनकी वजह से हमारे लिए लेक्चरिंग आसान होगी। अब रही बात वो बच्चे जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो उनके साथ हम किस तरह से इसको डील किया। तो शुरू में हम जूम पे क्लास अरेंज करते थे या कुछ लोगों ने स्काइप के ऊपर क्लासेस जो हैं वो अरेंज करना शुरू की। उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ रही थी। एक तो ये कि ना तो फैकल्टी की वैसी ट्रेनिंग हुई हुई थी कि ऑनलाइन किस तरह से टीचिंग की जाती है, और ना ही स्टूडेंट्स को पता था कि ऑनलाइन किस तरह से बैठा जाता है, सीरियसनेस का लेवल क्या हो सकता है। तो नॉन सीरियसनेस जो है वो उसकी एग्जांपल जो है वो हमें मिल रही थी। और अब हमने फिर उससे ये निकाला सॉल्यूशन कि हमने अपने लेक्चर जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो हम उससे पहले जो है वो एक लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम जूम पे ऑनलाइन हो जाते हैं, व्हाट्सएप हमारा ऑन होता है। उस पे हम फिर अपने सारे बच्चों को ऑनलाइन कर लेते हैं और उन्होंने वो वीडियोस सुन लेते हैं। उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। तो पहले तो ये होता था कि टीचर जो है वो यूनिवर्सिटी में गया और यूनिवर्सिटी से वापस आ गए, लेकिन जहाँ पे बाकी सारी सोसाइटी काफ़ी इफेक्ट हुई, वहाँ पे टीचर्स के लिए जॉब जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई कि बिल्कुल फेस टू फेस स्टूडेंट को हम कोई भी एग्जांपल आप किसी भी वक्त दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स में आपको एग्जांपल्स के लिए भी स्पेसिफाई होना पड़ता है। वो चीज़ें जो हैं वो उस तरह से चलानी थोड़ी सी मुश्किल हो गई, लेकिन उससे हमने सीखा बहुत कुछ। और अब ये है कि टीचर जो है वो उसकी जॉब तब से शुरू होती है जब कोई स्टूडेंट सुबह उठ जाता है, और उसकी जॉब तब तक है जब तक सारे स्टूडेंट सो नहीं जाते, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। हम इसलिए डिस्करेज भी नहीं कर पाते कि बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी सेंसिटिव हुए हुए हैं घरों में रह रह के। तो हम खुद एनकरेज करते हैं, हम कहते हैं किसी भी वक्त हमें आप कॉल कर लें या किसी भी वक्त आप हमें जो है वो टेक्स्ट करके इवन पूछ सकते हैं। तो हम उनके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। मेरा ख्याल है ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा ही किया है। जी। जी बेटा। सर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे पेंडेमिक की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले ही जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी थी,
उस पेंडेमिक के बाद और ज़्यादा जो है वो टफ होगी सिचुएशन हमारे लिए। तो क्या आप इस पे जो है वो अपना कमेंट कीजिएगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या उस तरह से बन पाई हैं या नहीं बन पाई? थोड़ा-सा बताइए। बेटे ये ना बड़ा डिबेटेबल इशू है कि वैसी पॉलिसीज बन पाई या नहीं। ऑब्वियसली कोई भी जो गवर्नमेंट होती है उसके पास अपने अवेलेबल लोगों की एक बेस्ट टीम उसको वो यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी सोसाइटी जो है वो क्राइसिस से गुजर रही हो तो उसके उससे उस क्राइसिस से निकलने का सोल्यूशन जो है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों में होता है। एग्रीगेट डिमांड जब तक आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो तब तक आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। अब एग्रीगेट डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जाए? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए आपको नंबर एक टैक्सेस जो हैं वो कम करने पड़ेंगे, स्पेशली जो पर्सनल टैक्सेस हैं, ताकि लोगों के पास अवेलेबल इनकम ज्यादा हो। नंबर दो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब पब्लिक सेक्टर के जो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आपके पास थार में आपके पास जगह अवेलेबल है, आपके पास मोटरवे के पास बड़ी जगह अवेलेबल है, आपके पास सिंध के एरिया में है। वहाँ पे आप ट्रीज प्लांटेशन का काम शुरू कर दें, लोगों को जॉब्स दें। इसी तरह से जो हमारे डैम्स हैं उन पे काम शुरू करें। तो पब्लिक सेक्टर के जो प्लान्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च करें, लोगों को जॉब्स मिलें और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो। दूसरी साइड पे अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ देखें तो आप अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देते हैं तो तब भी उसका इफेक्ट जो है वो डुअल होता है, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। और सेकेंडली ये कि जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं उन पे एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाते हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, ये साइड है एग्रीगेट डिमांड की साइड है। मैं ये कहता हूँ सिंपली लोगों की इनकम बढ़ा दें ताकि लोग खर्च करें। लोग खर्च करेंगे तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो नई जॉब्स आएंगी। ये चेन प्रोसेस है और ये उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो है वो है एग्रीगेट सप्लाई वाली साइड। तो एग्रीगेट सप्लाई वाली साइड जो है वो ये है कि आपके सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो बिजनेसेस की आपको मोस्ट डिमांडिंग बिजनेसेस हैं इस वक्त, उनकी उनको फैसिलिटेट करें। जैसे हमें इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है मेडिसिन की, हमें बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त हर वो चीज़ जो कि कोविड से रिलेटेड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, तो उनको ईज करें। फिर कंज्यूमर आइटम्स हैं जिनको हम फूड आइटम्स में नेसेसिटीज में कंसीडर करते हैं, उनकी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करें। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन पे मेरी रिकमेंडेशन है, माइट भी कुछ फनी भी फील हों। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं इन सब के जितने पक्ष हैं ये लेते हैं वो सारे के सारे ये खत्म कर दिए जाएं। ये मतलब हमारी हमारी खिदमत के लिए आते हैं ना। थोड़ा-सा तो ये भी सेटल कर। अगर हाँ बेटे, अगर इनको आप एस्टिमेट करें तो ये इट इज अराउंड 91 बिलियन पर मंथ आप इन पे खर्च कर रहे हैं। ओह माय गॉड! तो ठीक है, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है जो हम इन पे खर्च करते हैं और ये हमारी खिदमत करने के लिए एक्चुअली पार्लियामेंट में आते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये फनी लगे, तो एक तो इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। बेशक आप एक साल के लिए इस चीज को खत्म कर दें, कुछ टाइम के लिए इसको। उसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि जो सेल्स टैक्स है, जो हर वो चीज है जिसकी आप समझते हैं कि इस वक्त जरूरत है, ये लग्जरी में नहीं आती, लग्जरी आइटम्स में, उन पे आप सेल्स टैक्स 7% पे ले आए। इसी तरह से जो इंटरेस्ट रेट है वो आप कम कर दें, 6 to 7% पे आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो ले आए। एक और चीज जिसपे आप पाबंदी लगा दें वो ये है कि जितनी हम प्रोडक्शन करते हैं और उसमें इंपोर्टेड मटेरियल यूज होता है, अगर तो इंपोर्टेड मटेरियल कोई 20-25% से कम यूज हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर उसके जो इनपुट है वो 30% या 50% इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऐसी जो प्रोडक्शन है उसको फिलहाल हमें थोड़ा सा हॉल्ट कर देना चाहिए। इसी तरह से जो हमारा एहसास प्रोग्राम चल रहा है बड़ा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी कहा, जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक आप इस चक्कर से
नहीं निकल सकेंगे। जी तो आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस आपको जो आपका लोकल बिजनेस है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो किया है, मुझे थोड़ा सा उस पर इतराज ये है कि नंबर एक, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर से सॉरी पब्लिक डेट लिया है, जो लोकल हमारी आवाम से, जिसको हम कहते हैं कि बैंकों से पैसे लेना, वो कमर्शियल बैंक से मेरे हिसाब से नहीं लेने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि कमर्शियल बैंक पे हम पॉलिसी रेट पे चीजें लेते हैं और पॉलिसी रेट पे हमें कमर्शियल बैंक से वो पे करना पड़ते हैं। जी जबकि जो स्टेट बैंक होता है, स्टेट बैंक स्टेट का बैंक होता है, हम अगर उसको इंटरेस्ट एक हाथ से पे कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से वो दोबारा गवर्नमेंट के पास आ रहा होता है, नंबर एक। नंबर दो, जो जो कमर्शियल बैंक हैं, अगर आपने उनसे लोन लिया है तो फिर आपको या तो शॉर्ट टर्म लोन लेने चाहिए थे या मीडियम टर्म में, मतलब 3 साल से ज्यादा की मुद्दत के लोन नहीं लेने चाहिए थे। वजह यह है कि हम अभी रिसेंटली हमने कुछ पॉलिसी रेट कम किया है। हमारा जो पॉलिसी रेट था, इंटरेस्ट रेट, वो 13 पॉइंट समथिंग था, जो कि बहुत ज्यादा था। अब हमने लोन लिए हैं 13 पॉइंट समथिंग पे, और ये हमने अगले 9-10 सालों के लिए लोन लिया है, लॉन्ग टर्म। इसका मतलब है कि अगले साल अगर इंटरेस्ट रेट 0 भी हो जाए, आपने अगले 9-10 साल जो है वो 13.5 पे इंटरेस्ट रेट की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। बिल्कुल तो गवर्नमेंट, मैंने अगेन मैं ये बात कहूँ, जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं उनकी कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। मैं अपने तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे, मैं अपनी एक एनालिसिस दे रहा हूँ। हो सकता है मेरा एनालिसिस बहुत ठीक हो, ये भी पॉसिबल है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो उनके नज़दीक जो है वो जिसको हम बोलते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज की बात बेटे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर चल रहे हैं, तो आईएमएफ की कुछ चीजें हमें हाँ, लेकिन ये है कि अगेन हम आईएमएफ के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते कि हमें लेट से हम 2 बिलियन हमें एक्स्ट्रा और मिल जाए, और वो 2 बिलियन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें 3 सालों के लिए डेफर कर दिया जाए। इसी तरह से हमारे जो अदर डोनर कंट्रीज हैं, हम उनके साथ भी सेम निगोशिएशन करें कि हमें आप डेफर्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप हमें कुछ लोन दें, ताकि हमारा जो साइकिल है वो बेहतर तौर पे चल सके। तो ये मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस हैं। ये जो लोग पॉलिसीज बनाने में बैठे हुए हैं वो बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं अपने इल्म के हिसाब से मेरा ये ख्याल है कि ये बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। कुछ सॉल्यूशन हैं जो जो मैंने कहा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था वेस्ट ने क्या किया है। तो वेस्ट ने हर वो काम करने की कोशिश की है कि जिससे उनकी कंजम्पशन और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो मुतासर ना हो। उन्होंने बिजनेस, खास तौर पे वो बिजनेस जो कि स्मॉल और जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज है, मतलब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों पे उन्होंने खास तौर पे फोकस किया है। तो हम भी ये कर सकते हैं, बेल आउट पैकेज हम भी अनाउंस कर सकते हैं ताकि इसको फैसिलिटी। एक और चीज हमजा, ये शायद काफी सारे लोगों को अजीब लगे, हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है इट इज अराउंड 38%, मतलब 50% के करीब तो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। हम फिलहाल जो है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का किस्सा पेंडिंग कर लें। उसकी वजह ये है कि जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ये फिलैंथ्रोपी की बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी कर रही हैं। हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएशन का एक काफी बड़ा सोर्स है। तो इसको लेट्स डेफर इट फॉर कपल ऑफ इयर्स, कि कुछ टाइम के लिए ईज दे दें। जैसे हमने रिसेंटली जिन लोगों के पास नॉन रजिस्टर्ड फोन थे, हमने उनको अलाउ कर दिया है दोबारा से वो कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम उन बिजनेसेस को भी कह दें कि अगले 2 साल जो है वो आप मजीद ले लें, आप अपने बिजनेसेस करें। तो इस वक्त मुल्क को जरूरत है कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हूँ, वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा हो या पब्लिक सेक्टर कर रहा हो, वो किसी भी साइड। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा, जैसे हम अगर इंडिया में देखें तो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं वहाँ पे, तो हमारे क्यों नहीं, हमारे यूथ में इतना पोटेंशियल नहीं है, या हमें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा कि हमें जो है वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स जो है वो आए, नए स्टार्टअप्स हैं, ताकि बिजनेस एक्टिविटीज भी जनरेट हो और जॉब क्रिएशन भी होती रहे। आपने क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत पूछा है, और
मेरा यूं कह लें कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हमारा नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, मैं उसकी एडवाइजरी कमेटी में भी हूँ और उसके सिलेक्शन बोर्ड में भी हूँ। तो बेसिकली बेटे सबसे पहले तो ये बात हमेशा याद रखें, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इट इज नॉट द गवर्नमेंट हु हैव टू स्टार्ट द businesses, it is always the private entrepreneurs, it is always the firms पैसे इसलिए नहीं कमाते कि उन्होंने गवर्नमेंट को देने होते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज क्यों नहीं हो रही, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसकी गुंजाइश ना होना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारी जगहों पे जो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है हम उसको कोई उतना सीरियस नहीं लेते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट है ये ऑफर होना चाहिए स्टूडेंट्स को 5वें सेमेस्टर में, और उससे आइडियाज पे उससे काम करवाया जाए। उसका 6th सेमेस्टर में उसका आइडिया जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर में प्रेजेंट हो, उनमें से कुछ आइडियाज मैच्योर हों, और अगला जो पूरा साल है वो 1 साल उस बच्चे के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हो कि वो उस पर काम करे। 1 साल के बाद उसकी मर्जी है, वो इंक्यूबेशन सेंटर में स्टे करना चाहता है, वो अपनी कंपनी किसी और ग्रेजुएट को सेल करना चाहता है, या वो अपनी कंपनी को ग्रेजुएट करके यूनिवर्सिटी से बाहर किसी जगह पे एस्टेब्लिश करना चाहता है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एनकरेज नहीं कर रही सोसाइटी भी, सोसाइटी को एजुकेट करने की जरूरत है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये आप अपने लिए भी रिजक का बंदोबस्त करते हैं और आप कुछ और लोगों के लिए भी रिजक का बंदोबस्त करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरल जो एक्टिविटीज हैं उनको एनकरेज करने की जरूरत है। जो ग्रेजुएट है उसके लिए भी, उसको भी बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट की जरूरत है कि उसको डिस्करेज किया जाए कि आप जॉब की तरफ जाएं, उसको एनकरेज किया जाए कि आप खुद से, स्पेशली जो वो लोग बच्चे जो कंप्यूटर साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनमें पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि बच्चों में पोटेंशियल नहीं है। हम हर रोज बच्चों से काम करवाते हैं। मैंने बताया है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा इशू है, हमें थोड़ा सा इसमें चीज़ें अमेंड करनी पड़ेंगी। हम जो रट्टे वाले सिस्टम पे हैं हमें उससे निकल के कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बच्चे को जो वो पढ़ रहा है, जो वो गेन कर रहा है, वो क्यों कर रहा है इसका उसके पास आंसर होना चाहिए। वो इसलिए ना हो कि क्योंकि मुझे किसी ने कहा है, बल्कि वो इसलिए हो कि वो करना चाह रहा है। तो मेरा ख्याल है ये भी हेल्पफुल होगा। यूनिवर्सिटीज कुछ कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो कॉमसेट ने, नस्ट ने बड़ा अच्छा उनके सेटअप हैं। लम्स का लाहौर में बहुत अच्छा सेटअप है। अब फैसलाबाद में एनटीयू ने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है और हमारे पास अराउंड इस वक्त 40 कंपनीज जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। इनमें से होपफुली काफ़ी सारी मैच्योर हो जाएंगी, और अब हम स्टूडेंट को और फैकल्टी को, दोनों को मोटिवेट कर रहे हैं। हम फैकल्टी को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे साथ आएँ, और हम उनको स्पेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको स्मॉल लोन्स भी दे रहे हैं। सेम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स को हम ऑफिस की स्पेस, फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी, फ्री एयर कंडीशन, ये सारी फैसिलिटी जो है वो हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी कंपनी जो है वो बच्चे बिजनेसेस कर रहे हैं, प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। माशाल्लाह। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं कि टीचर्स जो है वो हमारी पहले कहते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं कि आपने जो है ना वो सिर्फ जो बुक में है वो आपने लिखना है। आपने तो नहीं ऐसा किया, आपने हमेशा से जो है वो क्रिएटिविटी को इनकरेज किया है। तो बहुत से टीचर्स को ये नहीं पता होता कि आप स्टूडेंट को इस तरह से तैयार कर रहे होते हैं कि आपने एमबीए की डिग्री लेकर, आपने बिजनेस की डिग्री लेके वो नौकरी के लिए तैयार करते हैं, ना कि बिजनेस के लिए उनको तैयार करना चाहिए। इस तरह से उनके जो है वो माइंड डेवलप करना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बेटे मैं तो जो है वो अगर जब भी क्लास पढ़ाता हूँ, बल्कि पहली क्लास जो मेरी होती है या फर्स्ट सेमेस्टर के जब स्टूडेंट आते हैं, तो मैं उनसे हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो 2 चीज़ें डेवलप कर लें।
एक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप करें, और दूसरा जो है वो आपकी क्या एटीट्यूड जो है वो उस पर काम करें। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर हो सकती हैं? ये रट्टे से बेहतर नहीं होती, ये पढ़ने से बेहतर होती हैं, ये चीज़ें सीखने से बेहतर होती हैं। अगर आप कहें कि आप चीज़ों को याद करके अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन स्किल से मुराद है, बहुत सारे लोग ये लेते हैं कि शायद इसका मतलब है आपको अच्छी इंग्लिश आती है। इसका हर किसी ये मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है राइटिंग हो या रीडिंग, सॉरी, या वर्बल हो, दोनों में आप कितने अच्छे तरीके से जो आप कहना चाह रहे हैं वो कन्वे कर पाए। अच्छा, अब अगर आपके बेटे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं, बिलीव मी, आप एग्जाम्पल ही कोट नहीं कर पाते। आपको क्या पता आप क्या क्या बात कर रहे हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है चीजों की। आपको बोलते हुए खुद ब खुद एग्जाम्पल सोसाइटी की आपके सामने आती जाएंगी, लोकल एग्जाम्पल आएंगे, इंटरनेशनल आएंगे, आप कोट करते जाएं। तो मैं हमेशा, मतलब मेरा भी ये ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटी के टीचर्स का कसूर नहीं है। ये अगर आप गौर करें कि हमारा जो नर्सरी प्रेप का बच्चा है, अनफॉर्चुनेटली हमने उसको 6-7 बुक्स दी होती, उस बच्चे के अंदर समझने की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो 6-7 बुक्स को अंडरस्टैंड करे, और वो भी तब जब वो स्कूल से घर आ गया है। तो वो फिर क्या करता है, वो उसके पेरेंट्स जो है वो उसको याद करवाते हैं, उसका ट्यूटर उसको याद करवाता है। और क्यों करवाते हैं? क्योंकि स्कूल में जाके उससे टू दी पॉइंट चीजें पूछी जाती हैं। बिल्कुल। अब एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कि रिलीजन किसको बोलते हैं, आप उसको रिलीजन की चीजें याद करवा रहे हैं। एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कंट्री किसको बोलते हैं, आप उसको प्रोवेंसेस के, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में चीजें याद करवा रहे हैं। बच्चे को बेसिक मैथ सिखाएं, बच्चे को बोलना सिखाएं, बच्चे को लिखना सिखाएं, बच्चे को एटिकेट सिखाएं। बेटे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सोचना कैसे है। बच्चे से कहें कि आपने जो चीज ऑब्जर्व की है बेटा ये जरा एक्सप्लेन करो। बच्चा बोलना आपका तो शुरू करे, बच्चा लिखना तो शुरू करे। हम उसको अनफॉर्चुनेटली लिखना और बोलने के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, और उसके पहले दिन से हम उसको गुड बॉय या गुड गर्ल बनाने के चक्करों में हम उसको रटा लगवाते हैं। फिर जब वो 12-13 साल के बाद यूनिवर्सिटी में आता है, तो यूनिवर्सिटी में मेरे जैसे टीचर अचानक कहते हैं बेटे सवाल पूछें। अब वो परेशान हो जाता है कि पूरी जिंदगी सवाल पूछने वाली तो बात आई नहीं कभी, हमेशा सुनने वाली एक बात आई थी। अब ये 13-14 साल के बाद अचानक एक टीचर आके कहता है कि जी सवाल पूछो, आप सोचो, आप समझ क्यों नहीं रहे। कॉन्सेप्ट। मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ मैं कहता हूँ रट्टा नहीं लगाना, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे आपकी इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसी मर्जी लिखें, लेकिन मुझे ये चाहिए आपने लिखा क्या है, मैंने जो पूछना चाह रहा था आपने वो बताया है ये नहीं। तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उन चीजों में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं। क्यों? वो तो 12-13 साल से ये सोचा नहीं था, और अभी भी जो वो डिग्री लेने आए हुए हैं वो तो किसी ने कहा था कि ये पढ़ लो, इसका स्कोप है। अब ये अचानक से सीखने का अमल कहाँ से आ गया, ये उसको प्रॉब्लम करता है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ से बहुत अच्छा अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं, कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कर लेते हैं, एटीट्यूड बड़े डेवलप कर लेते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो फिर रट्टे पे या तो चले जाते हैं या फ्लॉप होना शुरू हो जाते हैं, टीचर्स के रहमो करम पे पास होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज करना पड़ेगा। हमारा जो नर्सरी प्रेप का कोर्स है, 1 का, 2 का, इवन अप टू 5 जो है, बहुत सीरियसली रिवीजन की जरूरत है। इसमें बुक्स को कम कर दें, मैक्सिमम 2 to 3 बुक्स हों, और बाकी सारी तो जो बच्चे की करेक्टर बिल्डिंग पे, उसकी कम्युनिकेशन पे, उसकी बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, मतलब आप इंग्लिश को पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, नो इशू, आप पढ़ाएं, लेकिन फिर उसको उर्दू और इंग्लिश जो है वो अगले पहले 2-3 साल उसको ये सिखाएं। उसको उसके लिए एक हवाना बनाने की, जी ये बड़ा मुश्किल लैंग्वेज है और ये कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आएगी, फिर उसके लिए ये चीजें मुश्किल ना करें, उसको सिखाएं। हम सिखाते नहीं, हम याद करवाते हैं। बच्चा लंबे लंबे इंग्लिश के जुमले बोलता है, पता ही नहीं होता उसको वो क्या कह रहा है। जी। तो ये हमें जो है वो प्राइमरी से शुरू करना पड़ेगा। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा एग्रीकल्चर के हवाले से, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर से भी जो है वो ताल्लुक है
तो एग्रीकल्चर के क्या हालात है पाकिस्तान के? हाँ, ये पाकिस्तान का सबसे इग्नोर्ड सेक्टर है, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट जो है वो नहीं सोचती। एग्रीकल्चर जो है, शायद उसकी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि इसका वेदर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वेदर खराब हो जाए तो आपकी जीडीपी खराब हो जाती है, वेदर अच्छा हो जाए तो आपकी जीडीपी अच्छी हो जाती है। शायद इसलिए भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क को फीड करने वाला फार्मर है, और फार्मर इंतहाई डिप्राइव्ड है। अच्छा, अब जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जी कुछ खादों पे सब्सिडी दी है, लेकिन खादों पे सब्सिडी लेने का तरीका कार जो है वो इंतहाई मुश्किल है। वो फार्मर ने, मैं मेरी चूंकि बैकग्राउंड फार्मिंग से है, फार्मर नहीं कर सकता। आपने जी, आपका एनटीएन नंबर होना चाहिए, आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो होनी चाहिए, फिर आप मोबाइल पे ये कोड भेजेंगे, फिर वो उस कोड के रिप्लाई में आपके लिए पैसे आएंगे, वो पैसे आपको इजी कैश के जरिए मिलेंगे। वो फार्मर को ना तो पता है, और फिर कपल ऑफ एग्जांपल्स ऐसी हो जाती हैं जिसमें लोगों को नहीं मिले होते। अब बिल्कुल। चूंकि जिनको नहीं मिले वो फिर सबको बताते हैं कि यार नहीं, ये फ्रॉड है। तो फार्मर जिसके लिए आपने ये सब्सिडी दी थी, वो सब्सिडी उस फार्मर को नहीं जाती जिसको जानी चाहिए। उसका फायदा वो ले लेता है जिसको उसकी जरूरत उतनी नहीं है। तो डायरेक्टली आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप खाद के रेट कम कर दें? ऑब्वियसली वो फसल में यूज होनी है ना, उसको कम जमीन वाला ले या ज्यादा वाला ले, उसका फायदा मुल्क को है। इसी तरह जो सीड है उसके बारे में। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसपे हमारे मुल्क में काम ही नहीं होता, हम ये क्यों नहीं कर सकते कि हम हर इलाके के अंदर लोगों से, जो फार्मर है, हमारे पास बड़ा अच्छा सिस्टम होता है ये, उसको बोलते हैं गांव का नंबरदार। नंबरदार जो है वो, उसके पास पूरी तफसील होती है, एक्टिवेट भी है। उसको गवर्नमेंट जब वो टैक्स लेने के लिए आता है रबी और खरीफ का, उसको पता होता है कि इस फार्मर की कितनी जमीन है, उसने क्या क्या उगाया हुआ है। तो हम क्यों नहीं फार्मर की प्रायोरिटी लेते कि आप इस साल क्या उगाएंगे? एक तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी कि इस वक्त मुल्क में कितनी गंदम लगी है, कितना चावल लगा है। नंबर दो, वो पहले से जब बताएगा तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे उसको अच्छा सीड देने के लिए। देखिए, आप बड़े आराम से छोटे काश्तकारों को सब्सिडाइज्ड सीड दे सकते हैं, आप सब्सिडाइज्ड उनको खाद भी दे सकते हैं। उसकी सिंपल एक फर्द के ऊपर दे दें कि जी आपके पास फर्द है, आपका फर्द जो होती है उसके ऊपर सारी डिटेल होती है। तो इतने लंबे चौड़े चक्कर में फार्मर को डालेंगे नहीं होगा। नंबर दो, हमारे यहाँ जो फार्मर की प्रोडक्ट है वो उसकी प्रोसेसिंग के, पैकेजिंग के फैसिलिटीज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज वैसी नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जैसे होने चाहिए। तो इसलिए उसकी बहुत सारी फसल जो है वो जमीन के अंदर जाया हो जाती है। मिडल मैन उसका प्रॉफिट ले लेता है, जो फार्मर है उसका प्रॉफिट नहीं ले पाता। गन्ना देख लें, हैंड टू माउथ है गन्ना, लगाने वाला और चीनी बना के बेचने वाला जो है वो बिलियनर है। बिल्कुल। इसी तरह से, हाँ, आप देख लें, जो आम उगा रहा है वो हैंड टू माउथ है, जो उसका पल्प बना के, जूसेस बना के बेच रहा है। अ, राइस का देख लें, आप किसी भी चीज का देख लें, अ, उगाने वाला जो है वो नुकसान में है, बाकी लोग उससे फायदा ले रहे हैं। तो इस पे बड़ी शदीद तवज्जो देने की जरूरत है। क्या हमारे फार्मर को पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? अगर नहीं मिल रहा तो क्या ड्रिप इरिगेशन के लिए हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बड़े सीरियस कंसर्न हैं, और मैं समझता हूँ कि वो कौम जो अपने नेचुरल टैलेंट को जाया कर देती है वो कभी डेवलप नहीं हो सकती। हमारा नेचुरल टैलेंट हमारी एग्रीकल्चर है, हमारी डेयरी फार्मिंग है, हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। देखें, फार्मर को आप फैसिलिटेट करें, वो आपके लिए मीट प्रोड्यूस करेगा, वो आपके लिए फिश प्रोड्यूस करेगा, तो वो आप एक्सपोर्ट करें। आपके मीट की पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड है, आपका मीट जो है वो बाकी दुनिया में महंगा बिकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपने गंदम ही उगानी है, आपके पास उसकी बाई प्रोडक्ट बहुत सारी हैं। जी जी। तो एजुकेट करें अपने फार्मर को, उसको फैसिलिटेट करें। जो आपके इदारे इतने बड़े बड़े फंड्स लेते हैं, जरा उनको जाके पूछें कि जी ये कहाँ गया है सारा कुछ।
तो फार्मर जो है उस तक ये चीजें क्यों नहीं पहुंच रही, ये इन्फॉर्मेशन उस तक क्यों नहीं पहुंच रही। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा जो है वो काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा जो है वो इस पे कमी नज़र आती है अगर हम कंपेयर करें अपने आप को बाहर की कंट्रीज के साथ। असल में R&D जो है एग्रीकल्चर में वो आपको पेपर पे तो बड़ा अच्छा मिलता है, बिलीव मी बहुत अच्छा मिलता है। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम कोट नहीं करूंगा। ये 2-3 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ लोकल कुछ सीड टमाटो के तैयार होते हैं पाकिस्तान में। हमें उन्होंने कहा कि ये टमाटो का लोकल सीड है, ये जरा आप लगा के देखिए। मैंने लगाया और जो हमारे, ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा इसमें कितने टमाटो के फ्रूट के मतलब फ्लावरिंग कितनी होगी। उन्होंने कहा जी 15 से 20-22 तक फ्लावरिंग होगी एक गुच्छे में, और 8 से 10 जो है वो टमाटर उस पे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। और अब ये जब एक वैरायटी बनती है तो वो मल्टीपल ईयर्स की एक्सपेरिमेंट पे बनी होती है, एक दिन में नहीं बनी। बिल्कुल। जब मैंने जाके अपनी जमीन पे लगाया तो उस पे 160 फ्लावर्स है एक गुच्छे पे थे। उनको ये नहीं पता था कि ये 22 से बढ़ते हैं, 160 थे, और उनमें टमाटर भी बहुत ज्यादा बना। अब इशू क्या था? नंबर एक, साइज का इशू था, मल्टीपल साइज उसके बन रहे थे, बड़ा भी छोटा भी। मंडी में जब आपका माल जाता है ये इश्यूज होते हैं। नंबर एक ये प्रॉब्लम थी। नंबर दो, आप उसको पिकिंग करवा के पैकिंग करवा रहे हैं और वो आलू बुखारे जैसा हो जाता है, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ ही नहीं। तो आप जो इतने सालों से काम कर रहे हैं और फिर भी हम इंपोर्टेड खीरा क्यूकम्बर यूज कर रहे हैं उसका सीड, इंपोर्टेड हम टोमेटो का सीड यूज कर रहे हैं, इंपोर्टेड हम चिल्ली का सीड यूज कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? मतलब हम कोई अच्छी वैरायटी गंदम की नहीं बना सके। अभी तक हमारा जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो 35 to 40 मन पर एकड़ है, जो कि बहुत ही कम है। ये सिर्फ खर्चे पूरे करती है। जी जी। हम कोई राइस की अच्छी वैरायटी नहीं बना सके। हम कोई कॉटन देखें, हम पहले दिन से कोर्स कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, छोटे स्टेप लेंथ की कॉटन हम यूज कर बनाते हैं, उससे मोटा कपड़ा अच्छा बनता है, उसमें भी हम अच्छी वैरायटी नहीं ला सके। तो फाइन कॉटन की तरफ तो हमने क्या जाना, हमारा हमसाया जो है वो उसने कलर्ड कॉटन बना दी है, फाइन भी बना रहा है, कोर्स भी बना रहा है। कलर्ड कॉटन आपकी मतलब कितने खर्चे बच गए, और हम आप कंटेमिनेशन ही नहीं दूर कर पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं पिकिंग कैसे करवानी है। तो ये जो सारे इदारे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये इनको या तो खत्म कर दें, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली वैसे ही चल रहा है, या फिर इनसे इनकी परफॉर्मेंस से पेपर्स पे ना लें, फील्ड में लें, फील्ड में क्या हो रहा है। तो जी। फिर आई होप कि कुछ रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, यहीं पे गुफ्तगू का जो है वो अख्ताम करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।